अक्सरियती फैसले में कैसे पीटीआई को ये नशिस्तें दी जा सकती हैं। सरबराह पिलडेट अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद हैं। ये अहमद साहब बताइए कि ये आज फैसला जारी किया गया है और 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है और कहा गया है इस फैसले में कि ये जो कौमी और सूबाई असम्बली में ये नशिस्तें इनको दी जाएं, तो कैसे समझते हैं आप इस फैसले को? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मैंने फैसला अभी पढ़ा नहीं है, ये पढ़ने के बाद ही इससे इंसाफ हो सकता है, लेकिन जो चीजें मैंने मीडिया में देखी है मोटी मोटी, उसकी बुनियाद पे मेरा पहला तबसरा तो ये है कि ये फैसला बहुत ताखीर से जारी किया गया है। 2 महीने से भी जायद अरसा गुजर गया है और वो इसलिए भी जायद अरसा गुजरा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस छुट्टी पे चले गए थे। इतने अहम मामले पे इस मामले को ताखीर का शिकार करना महज इस वजह से कि तातीलात है, ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं था। पूरी कौम को अनसर्टेनिटी। लेकिन इस दौरान वजाहत आई थी अहमद बिलाल साहब, वजाहत इस दौरान आई थी। वजाहत भी 2 महीने के बाद आई जी। वजाहत भी 2 महीने के बाद आई, फौरी तौर पे आनी चाहिए थी क्योंकि 8 जजेस मौजूद ही नहीं थे, तो वजाहत कैसी आती। और वजाहत के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने मजीद वजाहत मांग ली है कि किस कमरे में हुआ था, किस चैम्बर में हुआ था, कब हुआ था ये इजलास और उसको कॉज लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया और नोटिस क्यों नहीं किए गए, उसके बारे में भी चीफ जस्टिस साहब ने सवालात उठा दिए हैं। तो पहली बात तो ये है कि ताखीर से आया, जो कि बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात यह है, मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसके अंदर बहुत सी ऐसे जो शॉर्ट ऑर्डर था उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आइन और कानून में जो बज़ाहिर लिखी हुई चीजें हैं उससे मुताबिकत नहीं रखती थी। मसलन ये कि आपने इतने दिन के अंदर आपने एक पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं ज्वाइन कर सकते। ये सारी बातों का क्या आइन और कानून के हवाले से इसके अंदर वजाहत दे दी गई है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस दौरान में पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है, इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, और वो कानून ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के शॉर्ट ऑर्डर को तकरीबन न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब एक आम शहरी की हैसियत से मेरा सवाल ये है, पूरी सोसाइटी का सवाल ये होगा, इलेक्शन कमीशन का सवाल ये होगा कि अब वो किस बात को माने। क्या उसकी हैसियत ज्यादा है, उसको फौकियत हासिल है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया 12 जुलाई को। अहमद बिलाल महबूब साहब, फिर एक केस करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या अगर कानून साजी की जाती है पार्लियामेंट से कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती फैसलों को सुपरसीड करती है? ये कानूनी मुश्काफियां भी तो है ना। देखिए, अगर अभी इन्होंने अपने 2 साथी जजों के इख्तिलाफी नोट के ऊपर जो तबसरा किया है वो भी बड़ा नाराज सा तबसरा है और उन्होंने इस हद तक गए हैं कि उनको उनकी जबान को नाशाइस्ता भी कहा है, तो उनका खुद भी इनकी भी नाराजगी नजर आती है उनके ऊपर। अगर वो अपने फैसले में उनके इख्तिलाफी फैसले को अपना फैसले का हिस्सा बना सकते थे, उस पर तबसरा कर सकते थे, तो मैं बहैसियत एक आम शहरी के जानना चाहता हूँ कि वो पार्लियामेंट के उस फैसले के बारे में भी कुछ इरशाद फरमा देते। वो तो उन्होंने कुछ इरशाद नहीं फरमाया। तो अब ये मामला तो इसका मतलब है एक अनसर्टेनिटी का शिकार है ना, उसके बारे में वजाहत नहीं है कि कौन सी चीज को फौकियत हासिल होगी और किस पे अमल दरामद होगा। तो ऐसे में तफसीली फैसला खाली जारी कर देने से तो कोई हालात नहीं बदलेंगे। वो तो अब हालात जो दहेज पे पहुंच गए महाजराई के, वो तो कायम है, उस पर तो कोई तब्दीली नहीं आ रही मुझे लगता है। अच्छा, हमने कई ये डेकेड से ये देखा है, आज के फैसले के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, इसको बिल्कुल अलग रखते हुए हम देखते हैं कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जब हम बात करते हैं, जो 3 सतूनों के दरमियान हमआहंगी होनी चाहिए, वो हमें बहुत बरसों से, कई दहाइयों से नजर नहीं आ रही और अक्सर एक पिलर जो है वो दूसरे सतून को धक्का देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ और इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट के एक जमाने के चीफ जस्टिस साहब आसिफ सईद कोसा साहब ने अपनी तकरीरों में एक से ज्यादा मरतबा ये कहा और उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के टर्फ में मदाखलत करते हैं और उसकी वजह से मामला खराब हो रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए ग्रैंड डायलॉग की बात की थी जिसपे किसी ने कान नहीं धरा, कोई डायलॉग नहीं हुआ, लेकिन एतराफ किया उन्होंने कि ये तीनों सतून एक दूसरे के मामलात में मदाखलत करते रहते हैं, अदलिया भी करती है, तो उसके नतीजे में खराबियां पैदा होती हैं। हमें दुनिया के सामने बहुत एम्बेरस होना पड़ता है जब हम पे जुर्माने लगते हैं रिकोडिक के और उसकी इस तरह के मुख्तलिफ फैसलों के ऊपर। तो ये मदाखलत मौजूद है और इस वक्त इसकी
इसको नई हाइट्स पे चला गया है ये महाजराई, क्योंकि इस वक्त इसके अंदर, मुझे माफ कीजिए ये कहने पे, कि जजों के कुछ जाती मफादात भी इसके अंदर नजर आते हैं, क्योंकि कौन चीफ जस्टिस बनेगा कौन नहीं लेट्स नॉट गो देयर। हाँ, लेट्स नॉट गो देयर, क्योंकि हम लाइव हैं और हमारे अपनी भी जिम्मेदारी है। अहमद बिलाल महबूब साहब, जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 2 रोज कबल, बिल्कुल कुछ रोज कबल स्पीकर ने खत भी लिखा और जो पार्टी पोजीशन है पार्लियामेंट में वो भी जारी कर दी, तो ये तो इख्तियार है, स्वाबदीदी इख्तियार है स्पीकर का। साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखकर कहा कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो फिर अब कौन प्रिवेल करेगा, किसकी राय साहिब होगी ऐसे में, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, स्पीकर साहब की पार्टी पोजीशन के हवाले से स्वाबदीदी राय और खत भी मौजूद है? यही तो मेरा सवाल है, और इसका आखिरी फैसला करने का इख्तियार किसके पास होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अब फरीक बन गई है इसके अंदर। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून है, तो अब इसमें फैसला कौन करेगा? ये तो एक ऐसी कैफियत है जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक सूरत हाल हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम वो रिव्यू पिटीशन सुनना शुरू कर दे जो इस 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर की गई है बाकायदा मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं अदब से आपको यहाँ रोकूंगा। 70 दिन तफसीली फैसला आने में लगे हैं, जिस दौरान ये 41 का मुस्तकबिल जो है वो सवालिया निशान रहा। अगर दोबारा से ये केस आप कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन सुननी शुरू की जाती है, फिर ये कई सालों तक, कई दिनों तक मामला टल सकता है, आपको लगता है? ये तो मुझे लगता है कि उसके बगैर भी काफी अरसे तक चलेगा। रिव्यू पिटीशन के नतीजे में हो सकता है कोई फुल कोर्ट की तरफ से कुछ क्लैरिटी आ जाए पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून के बारे में, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ फरीकों को सुना जाएगा। हो सकता है कौमी असम्बली के वकील की तरफ से भी कुछ सुना जाए, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है उसमें 8 में से कुछ जजेस अपनी राय भी तब्दील कर लें, इस बात का भी इम्कान है। उस रिव्यू पिटीशन में आफ्टर ऑल रिव्यू होती इसीलिए है कि उसके नतीजे में कुछ लोगों की राय का तब्दील होने का इम्कान होता है, वरना इसके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आता कि मामला फंसा रहेगा। जिस तरह इलेक्शन के मौके पे एक डेट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया था, कौमी असम्बली उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, पार्लियामेंट तो फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था। और मुझे लगता है अब भी हम उधर ही जा रहे हैं कि पार्लियामेंट खड़ी हो गई है और पार्लियामेंट और इंतजामिया एक तरफ है और सुप्रीम कोर्ट एक तरफ है, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। इसमें सबकी होगी, इदारों की भी और पूरी कौम की भी। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को आप क्या मशवरा देंगे इस फैसले के बाद? मैं इलेक्शन कमीशन को कोई मशवरा देने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि एक तरफ पार्लियामेंट है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन चूंकि कानून पास हो चुका है, तो जब तक उस कानून को ओवरटर्न न कर दिया जाए खिलाफ आइन समझ के, वो भी अदालत की तरफ से हो, जब तक ऐसा ना हो तो कानून को फौकियत हासिल है मेरे ख्याल में। तो ज़ाहिर है कानून के ऊपर ही अमल दरामद करना पड़ेगा। ये मेरी राय है, जाती मैं तो माहिर कानून नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब को कानून पास हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट को तो कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। तो अब चूंकि कानून पास हो गया है, तो उस कानून को जब तक वो रद्द न कर दे किसी बुनियाद पे, तो कानून पे ही अमल करना पड़ेगा। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनके जुमले आपको हम पेश करते हैं, फिर आप करते हैं, इस पर लेंगे। बुनियादी स्ट्रक्चर की जजमेंट की आड़ में पार्लियामेंट का हक सल्ब किया गया, जो आइन से फ्रॉड करने से कम नहीं। जजेस के तकर्रुर और हटाने में पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव का किरदार खत्म किया गया। उनका यह कहना था कि अदालतें कानून से हटकर फैसला नहीं कर सकती, जज के बनाए कानून की गुंजाइश नहीं, जो कुछ गलत किया गया उसे पार्लियामेंट को ठीक करना है। और उन्होंने फिर ऑपोजिशन की दीगर जमातों मौलाना फजल रहमान से भी कहा कि ये जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है इस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी, मुझे इत्तफाक है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर है अल्फाज उनके अपने हैं, मैं उनके अल्फाज से तो पूरा इत्तफाक नहीं कर सकता जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रॉड किया गया। बहुत सख्त अल्फाज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी हाँ, बारहा अदालतों ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनके नतीजे में दूसरे इदारों के जो जायज हकूक है वो सल्ब होते हैं। मैंने मिसाल दी उसकी, और ये भी एक उसकी मिसाल है कि जजों की तकर्री के मामले में भी उन्होंने तय कर दिया कि ये भी स्ट्रक्चर का हिस्सा, हालांकि बुनियादी स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, बुनियादी स्ट्रक्चर
का हिस्सा है, उसका इस्लाम, उसका मजहब का होना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का होना, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होना, डेमोक्रेसी का होना, लेकिन जजों की तकर्री को भी स्ट्रक्चर में शामिल कर देना मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। ठीक है, अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती माहिराना राय से हमें आगाह कर रहे हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद है। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज का जो